गुलफाम शाह गैंग के साथ कोई 8 घंटे तक इनका मुकाबला चला। 30 से 35 लोग थे और सारे इंतहाई खतरनाक लोग थे। ये लोगों से जगह टैक्स भी वसूल करते थे, किसी को अगवा भी कर लिया, खवातीन के साथ ज्यादती के मामला। खतरनाक शूटर्स या क्रिमिनल जो थे उसमें एक फौजी शाह था। फुल फ्राई कर दिया ये 6 भाइयों को। सारा असला कब्र पे रखते हैं और फिर उसके बाद ये असला हाथ में उठाकर वहां पर कसम खाते हैं कि हम वकास शाह जो हमारा रिंग लीडर था, हमारा भाई था, हम उसकी मौत का बदला फैसलाबाद पुलिस। अब पुलिस इनके खिलाफ डेस्परेट होती, गांव पर कब्जा कर लेते हैं। वहां की जो मसाजिद और इमाम बारगाहें थी उनके लाउड स्पीकर में इनको ललकारती है पुलिस। गुलफाम शाह और गुलफामी शाह तेरे पेंड आए हैं, निकल बार, तू फलाना, तू टिमकाना, एडा तू बदमाश, एडा तू रहंदा नहीं। मतलब इस केस में पुलिस भी बदमाश बन गई। जो इनकी बर्बादी का बायस बना ना, मैं समझता हूँ इन्होंने जो जुल्म उन 2 बहनों के साथ किया है ना। कोई सीसीडी के अफसर हैं, वो सफ़ेद शलवार कमीज पहनते हैं, जाते हैं, पुलिस मुकाबला होता है और आकर सो जाते हैं नहा धोकर। ये मियाँ आबद साहब ने कहा था कि जी वो सुहेल चट्टा साहब जो हैं वो कहते हैं कि पुलिस मुकाबले पर जाने से पहले मैं नहा धोकर खुशबू लगाता हूँ, नए कपड़े पहनता हूँ और फिर मुकाबले के बाद जब मैं वापस आता हूँ तो फिर मैं आके नहाता हूँ, नहा के फिर मैं फिर कपड़े चेंज करता हूँ, फिर मैं। गुलफाम शाह गैंग 8 घंटे तक सीसीडी से पुलिस मुकाबला, 25 से ज़ायद इस गैंग के क्रिमिनल्स फुल फ्राई। लेकिन ये गुलफाम शाह गैंग करता क्या था? गुलफाम शाह गैंग के सामने उस वक्त की पुलिस क्यों बेबस थी? गुलफाम शाह गैंग कैसे सीसीडी के रडार पर आया और कैसे मुबैना पुलिस मुकाबलों में ये क्रिमिनल्स मारे गए? ये तमाम हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में आमिर मिर्जा साहब से। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिर्ज़ा साहब, इस साल जून के महीने में सीसीडी ने कार्रवाई की और गुलफाम शाह गैंग के साथ कोई 8 घंटे तक इनका मुकाबला चला और फुल फ्राई कर दिया ये 6 भाइयों को। ये गैंग क्या था, क्या क्या कार्रवाइयाँ इस गैंग ने की थी और इसकी हिस्ट्री क्या है? अली, ये जो गैंग है ना इसका ताल्लुक फैसलाबाद के इस कोई 12-13 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है खुडियां बड़ैचा। ये गैंग उस गांव से ताल्लुक रखता था। अब ये 6 भाई थे। अब इन 6 भाइयों में एक सबसे बड़ा भाई जो था वो उसका नाम था वकास शाह। वो इस गैंग का रिंग लीडर था, सरगना था या सरदार था इनका वो। बाकी भाइयों में एक गुलफाम शाह उर्फ गुलफामी, जिसके नाम से ये गैंग मशहूर हुआ, जिसके नाम से ये जाना जाता है, एक वो भाई था। एक बिलाल शाह था, एक उमर शाह था, एक हसनैन था और एक हसन शाह। ये टोटल 6 भाई थे और इन्होंने अपना एक गैंग तश्कील दिया था। अच्छा, ये एक को ना 6 भाई थे और सारे ही जो थे वो क्रिमिनल थे और गांव में इनकी एक अच्छी खासी बदमाशी चला करती थी। इन्होंने कुछ 2018 से जो है ना अपनी जुराइम की ज़िंदगी का आगाज़ किया। गांव में ही इन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को मारना, पीटना, किसी को गोली मार के ज़ख्मी कर दिया, किसी की कोई जगह थी उस पे कब्ज़ा कर लिया। इस तरह से इन्होंने अपनी जुराइम की ज़िंदगी का आगाज़ किया था। अब आगाज़ में इन्होंने अपने इलाके से शुरू किया। इलाके में इन्होंने अपनी एक धाक बिठा ली, लोगों के ऊपर एक खौफ कायम कर लिया। इनके घर के साथ एक जगह थी, कोई 2.5 मरले का कोई मकान टाइप था, घर के बिल्कुल साथ लगता था इनके। इन्होंने उस पर भी कब्जा कर लिया। उस बंदे ने रेजिस्टेंस की, इनके सामने खड़ा हुआ, इन्होंने उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, गोलियां मार के उसको ज़ख्मी कर दिया और वो घर भी इन्होंने कब्जे में ले लिया। अच्छा, जब इनकी गाँव में इस तरह से धाक बैठ गई ना, इन्होंने खौफ की फ़िज़ा कायम कर ली, तो फिर इन्होंने क्या किया कि थे तो क्रिमिनल माइंडेड थे सारे, इनके कुछ फैमिली के लोग थे और कोई जो क्रिमिनल थे इर्द-गिर्द के लोग, इन्होंने एक मुनज़्ज़म गैंग तश्कील दे लिया। अब ये गैंग जो था, कोई मेरी इत्तला के मुताबिक कोई 30 से 35 लोग थे और सारे इंतहाई क्रिमिनल माइंड थे, ख़तरनाक लोग थे ये। और इन्होंने वो गैंग तश्कील दिया। गैंग तश्कील देने के बाद इन्होंने क्या किया, वारदातें भी किया करते थे, लोगों से जगह टैक्स भी वसूल करते थे, किसी को अगवा भी कर लिया, खवातीन के साथ ज्यादती के मामलात, फिर कत्ल, इक़दाम कत्ल, ये सारे मतलब जितने भी ऑफेंस हैं ना ख़तरनाक किस्म के, ये सब इस गैंग के खाते में है।
और इस गैंग के खिलाफ कुछ सैकड़ों की तादाद में मुकदमात जो है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब इस गैंग के अंदर जो लोग शामिल हुए, जो क्रिमिनल्स आए, वो क्या इनके आस-पास के, इनके गाँव के लोग थे या दूसरे शहरों से क्रिमिनल्स उठ के इनके गैंग में शामिल हुए? मुकामी लोग भी थे, दूसरे शहरों से भी उनका ताल्लुक था। देखिए जब इस तरह के लोगों का नाम निकलता है ना जुराइम पेशा लोगों का, तो इर्द-गिर्द के करीबी देहातों के कह लें या दूसरे शहरों के लोग, क्योंकि ये लोग मफरूरियाँ काटने के लिए दूसरे शहरों में भी जाते हैं। जब अपने शहर में, अपने इलाके में या अपने गाँव में कोई वारदात डाली है, पुलिस इनके ताक़ुब में, तो ये वहाँ से निकल कर किसी दूसरे शहर चले जाते हैं, किसी दूसरे गाँव चले जाते हैं। अब वहाँ पर किसी शरीफ बंदे के पास तो इन्होंने जाना नहीं, वो भी किसी जुराइम पेशा के पास ही जाएँगे या अपने लाइक माइंडेड जो थे उनके पास जाते हैं। अब वहाँ से इनके जिस तरह से ताल्लुकात बनते हैं, तो वो लोग इस तरह से इनके गैंग में शामिल होते गए। लेकिन इन्होंने ज़्यादातर उन लोगों को अपने गैंग में शामिल किया जो इनके दोस्त-अहबाब थे और करीबी जो इलाकों के लोग थे उनको शामिल किया, और सारे ही क्रिमिनल थे और सारे ही कह लें कि शार्प शूटर्स हुआ करते थे वो सारे। अच्छा, और तो उजरत पर कत्ल करते थे? पैसे लेके भी बंदे मारते थे, ज़ाहिर बात लोगों की दुश्मनी है, उनको शूटर्स का काम तो यही है ना कि उन्होंने पैसे लेने हैं, लोगों के बंदे मारने हैं, दुश्मनियाँ लोगों की ख़त्म करनी है। तो बहुत कम अरसे में इस गैंग ने ना सिर्फ फैसलाबाद के इलाके में बल्कि पूरे पंजाब में अपना एक नाम बना लिया था, एक खौफ की फ़िज़ा कायम थी, लोग इनसे डरा करते थे, और ख़ासकर इर्द-गिर्द के जो देहात थे ना जहाँ के ये रिहायशी थे, वहाँ के लोग जो थे, वो इनके खिलाफ बोलने से कतराते थे, डरते थे। कोई इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता था, पुलिस के पास कोई कंप्लेन लेकर नहीं जाता था इनके खिलाफ। ये इतने ज़ालिम लोग थे और इतना इन्होंने लोगों को डराया हुआ था, धमकाया हुआ था, इतना ज़ुल्म किया था लोगों पे कि कोई भी मेरा ख़्याल उस वक़्त कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाता था। लेकिन बाहर के जो लोग थे, बाहर इन्होंने काम किए हुए थे। बेशुमार तो चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि एक वारदात हो गई है, वो बाद में पता लगता है कि ये वारदात किसकी, उसकी एफआईआर तो दर्ज हो जाती है। लेकिन अब जब इनका रिकॉर्ड गाहे-बगाहे सामने आता रहा, तो उस हिसाब से सैकड़ों की तादाद में मुकदमात थे। इस गैंग के बड़े-बड़े खतरनाक शूटर्स या क्रिमिनल जो थे, उसमें एक फौजी शाह था, एक आतिफ उर्फ आती था, वो इनका मेन शूटर हुआ करता था, ये 2 बंदे। एक उमर नाम का बंदा था, एक बड़ा पठान था, एक छोटा पठान था, एक धक्कड़ शाह था, एक नज़ाकत शाह था। ये इस तरह कुछ 30 से 35 लोग थे इस गैंग के, जो इस गैंग को चला रहे थे मिल-जुल के। लेकिन इनको लीड जो था, वो इनका जो सबसे बड़ा भाई था वकास शाह, वो लीड किया करता था। ये स्टार्ट है सीसीटी से पहले का। अभी सीसीडी जो थी वो फ़ॉल नहीं हुई थी, अभी सीसीडी नहीं बनी थी। उससे पहले होता ये है कि वकास शाह जो है ना, ये अच्छा, वकास शाह के मुतालिक बताऊँ कि वकास शाह ने जो एक काम किया था ना, वो एक किसी लड़की को पसंद करता था। ग़ालिबन शायद ननकाना साहब से उस लड़की का ताल्लुक था। ये उसको, लड़की को, और उसकी एक बहन थी या उसकी कज़न थी वो, ये मुझे कन्फ़र्म नहीं है। ये उन दोनों को उठा के अगवा करके ले जाता है और कहते हैं कि शायद इसने उस लड़की से निकाह करवा लिया था या नहीं करवाया था, ये इसकी भी कन्फ़र्मेशन नहीं है। तो ये उसको लेके ना कहीं किसी दूसरे शहर में चला जाता है। वहाँ पर रह रहा होता है, काफ़ी अरसा उसको साथ रखता है अपने। अच्छा, मीनवाइल ये होता है कि फैसलाबाद का एक डीएसपी राना वसीम, उन्हें इत्तला मिलती है वकास शाह के मुतल्लक, क्योंकि लड़कियों वाला केस जो था वो भी उनके पास होता है, उनके इल्म में होता है, और ये बाकी चीज़ों में, बाकी अपना जुराइम की वारदातों में भी पुलिस को मतलूब होता है। तो वो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये अपना विहाड़ी के इलाके में कहीं मौजूद है। तो वो खैर पुलिस पार्टी तैयार करते हैं, मुकामी पुलिस से भी जो है वो राब्ता करते हैं, तो वहाँ पर जब रेड करते हैं तो इनका मुकाबला हो जाता है वहाँ पर। अब उस मुकाबले में जो था वो वकास शाह था, इस गैंग का जो मेन लीडर था, सरगना था, वो अपने एक साथी समेत पुलिस मुकाबले में मारा जाता है वहाँ से। और ये किस साल की बात है? ये अपना सीसीडी के बनने से कोई मेरे ख्याल साल, सवा साल पहले की बात है ये। तो ये अपना वाक़या वहाँ पर पेश आता है। अच्छा, ये जब वाक़या पेश आ जाता है तो उस वाक़ये में ना ये अपना राना वसीम जो है डीएसपी, ये ज़ख्मी भी हो जाते हैं वहाँ पे। तो ये वापस आ जाते हैं फैसलाबाद में, अपना इलाज-मुआलजा भी इनका होता है। अच्छा, ये जब वकास शाह की मौत होती है ना, तो उसके बाद ये जो इस ग्रुप की कमांड जो है वो उसका छोटा भाई गुलफ़ाम शाह उर्फ़ गुलफ़ामी शाह, ये असल इस गैंग की जो मशहूर हुआ है ना, वो गुलफ़ाम शाह के नाम से मशहूर हुआ है। गुलफ़ाम शाह गैंग के नाम से जो है गैंग के वो नाम हमने से देखा जुड़ा है हुआ हर है, तो जगह। ये उसकी कमांड सँभाल लेता है। अच्छा, अपने भाई, इसके भाई की जो अपना डेथ होती है ना पुलिस मुकाबले में, उसके बाद क्या करते हैं कि ये 5 भाई और जो बाकी के इसके जो साथी हैं, खतरनाक जो शूटर्स थे,
वो वकास शाह की कब्र पे खड़े होकर वेपन्स लेके खतरनाक किस्म के मौलिक हथियार AK-47 अपना SMG राइफल जो है ये लेके वो कब्र पे फातिहा पढ़ते हैं, सारा असला कब्र पे रखते हैं और फिर उसके बाद ये असला हाथ में उठाकर वहाँ पर कसम खाते हैं कि हम वकास शाह जो हमारा रिंग लीडर था, हमारा भाई था, हम उसकी मौत का बदला फैसलाबाद पुलिस के उन अफसरान से लेंगे जो इसके ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, इसकी ना फिर ये देखें, ये वीडियो भी बनाते हैं, एक वीडियो क्लिप बनाते हैं और वो वीडियो क्लिप बना के सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, डराने के लिए पुलिस को। डराने के लिए। अब जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो वो पुलिस के लिए बहुत बड़ी ललकार थी, चैलेंज था। अब पुलिस इनके खिलाफ डेस्परेट होती है। अब पुलिस करती क्या है कि मलक तारक गालिबन शायद एसपी हैं या जो भी मुकामी पुलिस अफसरान हैं फैसलाबाद के, वो तमाम थानों की पुलिस इकट्ठी करते हैं और इकट्ठी करके वो इनका जो गांव है खुडियाँ वड़ैचा, वहाँ पर रेड करते हैं, गांव पर कब्जा कर लेते हैं, गांव से लोगों को बाहर निकाल देते हैं और वहाँ की जो मसाजिद और इमाम बारगाहें थीं उनके लाउड स्पीकर में इनको ललकारती है पुलिस इस गैंग के लोगों को। वहाँ पर बाकायदा ऐलानात किए जाते हैं, इनका नाम लेके गुलफाम शाह उर्फ गुलफामी शाह, तेरे पिंड आए हैं, निकल बार, तू फलाना, तू टिमकाना, एडा तू बदमाश, एडा तू रहंदा नहीं, ये तमाम तर मतलब डायलॉग जो है ना वो लाउड स्पीकर पर वहाँ पर अनाउंस किए जाते हैं। मतलब इस केस में पुलिस भी बदमाश बन गई। बट देखें ना, आप देखें कि ये सीसीडी जब से फाल हुई है ना, तो पुलिस ने बदमाशों और जुराइम पेशा को मारने के लिए जो एक्ट किया है वो जुराइम पेशा और बदमाशों वाला ही एक्ट किया है उन्होंने। ठीक है, अब पुलिस इनके खिलाफ डेस्परेट होती है, उस गांव में धावा बोलती है, कोई 2-3 दिन उस गांव का मुहासरा किए रखती है। गांव पुलिस के कब्जे में था। ये तमाम गैंग के अरकान जो थे, अपनी इनकी फैमिलीज जो थी, ये सब वहां से गांव से भाग जाते हैं। वहां से 2-3 दिन पुलिस वहाँ मौजूद रहती है लेकिन कोई हासिल वसूल नहीं होता और जो लोग मतलब कि इनके हामी हुआ करते थे गांव में, उनको कुछ पुलिस पकड़ के भी ले जाती है, कुछ को डराती धमकाती है कि हमें इन्फॉर्मेशन दो कि कहाँ पर हैं वो, फिर उनको छोड़ भी देती है बाद में। उसके बाद जब पुलिस वहाँ से वापस चली जाती है तो फिर ज़ाहिरी बात है, अब वो गैंग के 30-35 लोग थे, ख़ानदान पूरा वहाँ पर आबाद था, उनके लोग वहाँ पर मौजूद थे। फिर वो इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जी पुलिस चली गई है, अब यहाँ कोई नहीं है, ख़तरा नहीं है। कोई 2-4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद ये एक-एक करके फिर वापस वहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, इनका जो गाँव था ना, वो इलाका गैर की मानंद था वहाँ पर। इस गैंग की मर्ज़ी के बगैर उस गाँव में कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। इवन के गाँव के जो बहुत से लोग थे ना, वो इनसे तंग आके, इनके ज़ुल्मों-सितम से और इनकी सख्तियों की वजह से वो वहाँ से घर छोड़कर नकल मकानी कर चुके थे। अब इन्होंने वहाँ पर किया क्या हुआ था कि इनके गाँव में कोई फंक्शन होता था ना, वो इनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं रखा जाता था वहाँ पे। किसी की शादी है, किसी बच्ची की कोई बारात आनी है, बारातियों की चेकिंग किया करते थे और इनके गाँव में पुलिस वालों का दाखिला सख्ती से ममनू था। किसी पुलिस वाले को नहीं आने दिया करते थे। इवन के बाराती जो आते थे उनके आईडी कार्ड तक चेक किया करते थे ये, और उनको सख्ती से कहते थे जिस किसी की शादी थी कि कोई पुलिस वाला इस शादी में बाराती बन के ना आए यहाँ पर, ना कोई सरकारी एहलकार यहाँ पर आए। तो इस किस्म के इन्होंने अपने गांव में मामलात रखे हुए थे, इस तरह से वो उस गांव में हुकूमत चला रहे थे अपनी। अच्छा, ज़्यादातर जो बदमाश होते हैं, इस तरह के गैंगस्टर्स होते हैं जो इलाके पर कब्ज़ा करके रखते हैं, वो तो अपने इलाके वालों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। आप लियारी की मिसाल ले लें कराची से, वहाँ के लोग आज भी रहमान बलोच जो है उसके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। दुनिया रहमान डकैत कहती है, वो कहते हैं कि ये हमारा सरदार था। ये देखे ना, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इन लोगों ने जो अपनी मुजरमाना ज़िंदगी का आगाज़ किया ना, वो अपने गांव से ही किया। अपने इलाके के लोगों पर जुल्म तशद्दुद करके, उनकी जगहों पर कब्जे करके, उनको मार पीट कर, गोलियां मार के ज़ख्मी किया। इन्होंने स्टार्ट यहाँ से लिया। तो जो लोग अपने गली मोहल्ले या अपने गांव के लोगों को स्पेयर नहीं करेंगे, बाहर के लोगों के लिए वो कितने डेस्परेट होंगे उनके गंदे लिए। वाले बदमाश। गंदे वाले बदमाश थे ये। तो इनमें वो क्वालिटी नहीं थी कि अगर कोई, ये बदमाश तो थे नहीं यार, बदमाश कहाँ के थे, ये जुराइम पेशा लोग थे, क्रिमिनल थे। अब जो चोरी डकैती करे,
जो भत्ता मांगे, जो अगवा बराए तवान की वारदातें करे, जो किसी को कत्ल कर दे, जिससे किसी की माँ बहन की इज्जत महफूज ना हो, तो वो मतलब कि जराइम पेशा लोग हुए ना, तो वो बदमाश तो ना हुए। बदमाश पुराने दौर में हमने देखे हुए हैं। वो बदमाश अपने मोहल्ले में शरीफ बन के रहता था। जो मोहल्ले के लोग हुआ करते थे ना उनसे, वो उनको इस चीज़ का बड़ा मान होता था कि हम इसके मोहल्ले में रहते हैं, इसके होते हुए हम पर कोई बुरी नज़र नहीं डाल सकता। इस तरह के हमने दौर भी देखे हैं, इस तरह के हमने बदमाश भी देखे हैं। लेकिन ये कोई बदमाश तो नहीं थे ना, ये जुराइम पेशा लोग थे, और इन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपने जुराइम को इस कदर बढ़ा लिया, इस कदर दास्तानें इन्होंने रकम की अपने जुराइम की कि अगवा किसी को कर लेना, तावान के लिए अगवा कर लेना। एक सनतकार को इन्होंने अगवा किया तावान के लिए, ठीक है, फैसलाबाद का था। अब जब पुलिस के पास उसके घर वाले जाते हैं कंप्लेंट लेके, तो पुलिस इनके पीछे होती है। जब उनको पता लगता है कि ये पुलिस के पास गया है, तो उसको मार देते हैं जान से, ये मर्डर कर देते हैं उसका। ठीक है। अब वकास शाह के मुतल्लिक में जो इनका भाई था ना, वो मैं आपको बताऊं कि वकास शाह ने, जो मैंने बताया ना, को लड़की को अगवा करके लेके गया था। अब इनको एक ये भी था, इस चीज़ का भी शुबा था इनको भाइयों को, कि वकास शाह की मुखबरी उस लड़की ने पुलिस को की है। वकास शाह को मरवाने में जो किरदार था, वो उन्होंने उसका मोर्द इल्ज़ाम जो था, उस लड़की को और उसकी बहन को ठहराया इन्होंने। वो जो लड़की थी वकास शाह के साथ, या उसकी बीवी थी, या अगवा करके लेकर आया था, उसका क्या करते हैं? जब पुलिस आ जाती है तो छुड़वा लेती है वापस वो अपने तो घर? उसके बाद वकास शाह की मरने के बाद वो तो बरी ज़िम्मा हो गई ना, वो तो निकल गई वहाँ से, चली गई। लेकिन इनको ये शुबा होता है कि पुलिस को मुखबरी उस लड़की ने और उसकी कज़न ने की है। हमारे भाई वकास शाह की मौत की असल ज़िम्मेदार वो दोनों हैं। तो ये करते क्या है यार, इनके जो खाते में सबसे जो इनकी बर्बादी का बायस बना है ना, मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो जुल्म उन 2 बहनों के साथ किया है ना, असल इनकी सबसे ज़ालिमाना कार्रवाई या सबसे ज़ालिमाना फ़ेल जो था ना इनका, वो था। ये क्या करते हैं कि इनका, एक मैंने आपको बताया नाम, आतिफ़ उर्फ़ आती, जो इनका ख़तरनाक शूटर था। ये उसके और अपने दीगर साथियों के ज़रिए उन दोनों बहनों को अगवा करवा लेते हैं। अगवा करवा के उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनको ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, और मतलब कि उनकी इस कदर खौफ़नाक तरीके से उनके साथ एक्ट करते हैं कि लोगों के लिए कहते हैं कि हम ये एक मिसाल छोड़ेंगे कि कोई दोबारा इस किस्म का करने का सोचे ना, हमारे मुतल्लिक़ मुखबिरी कोई ना करे। उनको मार-पीट कर, तशद्दुद करके, ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद उनको गोलियाँ मार के कत्ल कर देते हैं। और उनकी लाशें सड़क किनारे फेंक देते हैं ये, कि लोगों के लिए ये इबरत का निशान बने कि ये इन्होंने हमारी मुखबरी की थी। ये एक वाक़या जो था ना इनका फ़ेल, मैं समझता हूँ कि उन बहनों की उनकी बददुआ या उनके साथ जो इन्होंने सलूक किया ना, वो इस गैंग के ख़ात्मे का बाइस बना है। अब इसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फिर हालात जो है वो अपना इस तरह से बनते गए कि ये एक-एक करके जो थे पुलिस के काबू आए। इन्होंने फिर वो वीडियो वायरल की जो अपना कब्र पे कसम खाई थी। उसके बाद फिर पुलिस इनके खिलाफ डेस्परेट हुई। मीनवाइल सीसीडी का महकमा बन जाता है। जब सीसीडी का महकमा बन जाता है और सीसीडी ने का जब महकमा फ़ाल होता है, उसके बाद सीसीडी जो पूरे पंजाब के जुराइम पेशा लोगों की लिस्टें जो है वो इकट्ठी करती है। अब उसमें जब देखती है तो सर-ए-फ़हरिस्त इस गुलफ़ाम शाह गैंग का नाम सामने आता है। इनके जुराइम की दास्तानें, इनका रिकॉर्ड सारा सामने रखा जाता है, और ये कितने डेस्परेट थे, लोगों के साथ क्या-क्या ज़ुल्म किए हुए थे, ये सारी चीज़ें ऑफ़िसर्स बैठ के डिस्कस करते हैं, और फिर इनके पीछे होते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो। अच्छा, ये माज़ी के वाक़यात अगर देखें, 2018 से इन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद जो है वकास शाह का मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया, वो भी मारा गया। तब से लेकर ये सीसीडी के आने तक पुलिस बेबस क्यों थी? मतलब कि ये अगर 30 लोग भी हैं, तो पुलिस वाले तो सैकड़ों की तादाद में थे। पुलिस के कंट्रोल में क्यों नहीं थे ये? मैंने आपको बताया ना कि इनका जो इलाका था ना, गाँव था, वो इलाका गैर की मानंद था। ठीक है? और पुलिस अफ़सरान जब तक अपना महकमाना तौर पर या ऊपर अपर लेवल से ऑफ़िसर जो हैं, वो इनके मुतल्लिक़ ना सोचें, कुछ प्लान ना करें, कोई ऑपरेशन ना करें, तब तक इन लोगों की सर्वाइवल जो है वो जारी रहती है। पुलिस ने कभी कोई मुख़बर इनमें इंजेक्ट किया?
इनके अंदर मुखबर क्या इंजेक्ट करना कि ये वहाँ पर ना अपने गाँव में या अब इर्द-गिर्द लोगों को, पुलिस वालों को गालियाँ तक निकाला करते थे, उनको थ्रेट तक किया करते थे। अब किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने तौर पे जाके अब किसी थाने, उनका जो इलाका थाना था, एसएचओ की इतनी कहाँ हिम्मत थी कि वो जाके रेड करे। उसको ये भी पता है कि मैं रेड करूँगा तो मैं ज़िंदा वापस भी नहीं आऊँगा। अब इस हवाले से रिपोर्ट जो थी वो बना के जाया करती थी ऑफिसर्स के पास और कहते थे कि भई ये फलाँ गैंग है, ये फलाँ लोग हैं, ये इनका रिकॉर्ड है। वहाँ पर अकेले थाने का ये 10, 15, 20 लोगों का काम नहीं है। यहाँ पर एक कंप्लीट जो है वो ऑपरेशन होना चाहिए और उस ऑपरेशन में इन लोगों का कला कमाल हो सकता है। अब एक दफ़ा जब इन्होंने वो वीडियो वायरल की तो पुलिस ने ऑपरेशन भी किया, गाँव के अंदर घुस भी गए, पूरी नफरी लेके गए, लेकिन तब तक वो ये गैंग जो था वहाँ से निकल चुका हुआ था। अब जब पुलिस ने मुहासरा ख़त्म किया तो ये दोबारा वापस आ गए। वापस आके फिर इन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया और ये उन पुलिस अफ़सरान के ताक़ुब में थे। मैंने आपको बताया राना वसीम डीएसपी जिसने वकास शाह को मारा था, वो वापस फैसलाबाद जब आया और जब ये वीडियो वायरल होती है तो वो खौफ़ज़दा हो गया। और उसने हर मुमकिन कोशिश करके फैसलाबाद से अपनी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह करा ली। उसने कहा मेरा अब यहाँ पर रहना मेरी जान के लिए खतरा है, तो मेहरबानी करके मुझे यहाँ से हटा दें, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। बचत हुई उसकी? हाँ, बचत हो गई उसकी, लेकिन वो वहाँ से चला गया। अब किसी दूसरी जगह पर चला गया, वहाँ पर फिर इनके लिए जो गुलफ़ाम शाह गैंग के लोग थे, इनके लिए वहाँ पर पहुँचना, वहाँ तक सफ़र करना, निकलना गाँव से, ये कोई थोड़ा ज़रा मुश्किल टास्क था। इन्होंने और भी वहाँ पर फैसलाबाद के लोग हैं, अपना एक इकराम गुराया है ग़ालिबन, मलक तारक एसपी हैं, फिर एक इरम शाह है, उनके भी मुतल्लक इन्होंने बड़ा प्लान किया और उनको भी मारने की इन्होंने कोशिश की। कई मर्तबा उन्होंने थड़ा भी मारा उनके लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके उस हवाले से। कभी इन लोगों पर अटैक हुआ या जो इनके मुखालिफ गैंग के थे और भी तो क्रिमिनल्स होंगे जिनके साथ इनकी लगती होगी, क्या उन्होंने कभी गुलफाम शाह गैंग या इसके लड़कों पर हमला किया? मुखालफत इनकी किसी से नहीं थी। देखें ये एक तो वो मुखालफत होती है कि कोई दुश्मनदार हो ना, उनकी मुखालफत होती है। अब ये तो जराइम पेशा लोग थे, इनके लिए कोई मुखालफ क्या, कोई आम लोग क्या, सब एक ही कैटेगरी में थे। इनका तो काम होता था ये देखते कि हमने भत्ता किससे लेना है, हमने अगवा किसको करना है, हमने डकैती कहाँ करनी है, हमने किस खातून के साथ ज़्यादती करनी है। तो इनका तो ये काम हुआ करता था। मंशियात का काम करते थे? मंशियात इस्तेमाल ज़रूर किया करते थे, लेकिन काम मंशियात का जो है वो इनके मतलब कि नहीं, मैंने नहीं सुना, ना पुलिस की तरफ से सुना कि काम करते थे। मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने जब गैंग बनाया ना, तो सबसे पहले इनका जो था कि ये जो हमने एक फ़ोर्स बना ली है अपनी, इसको हमने मज़बूत कैसे करना है। उसके लिए पहले इन्होंने लोगों से भत्ता वसूल करना शुरू किया, पैसे आने शुरू हो गए, तावान के लिए अगवा बराए तावान की वारदातें शुरू की, डकैतियाँ की। जब पैसे इनके पास आ गए तो फिर इन्होंने असलहा खरीदना शुरू किया। कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से इन्होंने असला खरीदा, वहाँ से स्मगल करवाया और अफ़गानिस्तान से भी वो असला स्मगल किया कि जो अमेरिकन्स के साथ जंगों में इस्तेमाल होता रहा है। जो राइफ़लें और मतलब कि जदीद किस्म के हथियार थे, वो जंगों में इस्तेमाल हुए, वो इनके पास मौजूद थे, वो इन्होंने वहाँ से स्मगल करवाई थी, पैसे देकर वहाँ से खरीदी थी। इन्होंने पहले अपने आप को असलहा जो है वो वाफ़र मिक़दार में इकट्ठा किया, अपने आप को मज़बूत किया और क्योंकि अब जब मैं आपने कहा ना कि पुलिस रेड क्यों नहीं करती थी, जब पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन होती थी कि वहाँ पर रेड किया तो वहाँ पर एक बाकायदा जंग होनी है और इनके पास असलहा इतना है कि जो पुलिस उनके आगे बिल्कुल बेबस होगी। इस वजह से पुलिस वहाँ पर रेड भी नहीं और किया ये करती ट्रेंड थी। शूटर भी थे? ट्रेंड शूटर भी थे, क्रिमिनल थे सारे और मतलब कि आप हर किसी के किसी को भी या इसके मेंबर को उठा के देख लो ना, 30, 40, 50 मामूली बात उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। वो सारे नाम मैंने जो आपको बताए हैं, वो एक-एक करके फिर सीसीडी ने सबको मारा है। अब ये जो 5 भाई थे ना, इनमें से जब सीसीडी का मैं उनको बताया, जब सीसीडी का महकमा फ़ाल हुआ है और उन्होंने गुलफ़ाम शाह गैंग को मार्कअप किया और वो इसके पीछे हुए हैं। मलक तारक एसपी फैसलाबाद के हैं सीसीडी के और उनकी टीम में ये इकराम गुराया, इरम शाह वगैरह ये सब उनमें शामिल है। अब इन्होंने अपने मुखबरों को एक्टिव किया और जदीद तरीन सिस्टम के ज़रिए, निज़ाम के ज़रिए इन्होंने इनके मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन हासिल करना शुरू की। अब ये जो भाई थे ना, इनमें से 4 भाई जो थे, इनके मुतल्लिक़ पुलिस को इत्तला मिलती है कि ये बक्कर का एक इलाका है दुल्ले वाली। वहाँ पर किसी डेरे पर या किसी घर में वहाँ पर ये मौजूद है, जहाँ पर ये रह रहे हैं।
अब ये प्लान करती है पुलिस यहाँ से फैसलाबाद की सीसीडी प्लस उधर बक्कर रहीम यार खां वाली साइड पे उनके साथ अपना डिस्कस करते हैं और उनको साथ लेके कोई 8-10 गाड़ियाँ एलीट फोर्स की साथ लेते हैं, कमांडोज की, और ये अफसरान होते हैं, ये वहाँ पर रेड करते हैं दुल्ले वाली में जहाँ पर ये गैंग मौजूद था। और बकौल जो सरकारी रिकॉर्ड है या डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके मुताबिक इनका वहाँ पर उनके साथ पुलिस मुकाबला होता है, कई घंटे तक इनका मुकाबला जारी रहता है। और उस मुकाबले में ये 4 भाई, एक गुलफ़ाम शाह, एक बिलाल शाह, एक हसन शाह और एक और है भाई इनका, ग़ालिबन उसका नाम है उमर शाह। ये जो है ना 4 भाई वहाँ पर पुलिस के साथ मुकाबले में मारे जाते हैं। लेकिन मेरी जो इत्तला थी, वो इत्तला ये थी कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, पकड़े गए थे ये वहाँ पर, और इन 4 भाइयों को वहाँ पर मुकाबले में मारा गया। और फिर उसके बाद जो एफआईआर दर्ज की गई, जो रूटीन में दर्ज की जाती है, जो एक कहानी बनी हुई है, उस हिसाब से एफआईआर दर्ज की गई है। और वहाँ से कोई 4 या 6 इनके साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और अपने साथ ले आए थे। अब जिस दिन इनको दोनों को मारा जाता है, उसके बाद एक कोई फौजी शाह और एक उमर मैंने आपको बताया। नेक्स्ट डे वो भी टोबा टेक सिंह के इलाके में पुलिस एनकाउंटर में मारे जाते हैं। आतिफ उर्फ आतिशा, इसको लाहौर के इलाके में पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। फिर उसके अलावा इनके जो खतरनाक लोग पीछे बकाया रह गए थे, एक इनका भाई हसनैन शाह रह गया पीछे, एक रह गया था इनका एक छोटा पठान था, एक बड़ा पठान था, एक नज़ाकत शाह था और एक मुस्तफ़ा उर्फ धक्कड़ शाह। ये भी हार्ड क्रिमिनल थे और ये अभी इनके पीछे लोग बाकी थे। तो इन्होंने बदला नहीं लिया अपने भाई की मैं मौत का? आपको बता रहा हूँ कि ये एक तो उन्होंने वो वीडियो क्लिप जो अपना भाई की कब्र पे कसम उठाई थी उन्होंने, फिर उसके बाद ये लोग जो थे, ये मुख्तलिफ शहरों में जाकर आबाद हो गए, अपनी शनाख्त बदल ली इन्होंने, अपना भेष बदल लिया इन्होंने, कुछ छुप-छुपा कर रहना शुरू हो गए। लेकिन ये जहाँ भी कहीं मौजूद थे, ये सोशल मीडिया पर एक-दूसरे की आईडी बदल के एक-दूसरे के साथ राब्ते में हुआ करते थे, एक-दूसरे को मैसेजिंग किया करते थे। अब ये जो लोग सारे पीछे बच गए थे ना, जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, इन लोगों ने फिर एक दफ़ा प्लान किया कि हम पुलिस से अपने गैंग के खात्मे का बदला लेंगे। और इनकी जो प्लानिंग, अब जो प्लान ये कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जो पुलिस अफ़सर हमने मार्कअप किए हुए हैं ना सीसीडी के, इनको हमने कत्ल करना है और कोशिश ये करेंगे कि इनको कत्ल इनकी फैमिलीज़ के सामने किया जाए। ताकि एक खौफ जो है वो मैसेज भी जाए खौफनाक किस्म का, और ये पुलिस अफसरान इनकी फैमिलीज जो है वो आइंदा कुछ करने से पहले जो है वो सोचें कि हमारी फैमिलीज को खतरा हो सकता है या हमारी किस कदर कह लें कि खौफनाक मौत जो है वो वाकई हुई है। ये आपस में प्लान करते रहते थे और सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। एग्जीक्यूट किया इस प्लान को? किसी पर अटैक किया? मैंने आपको बताया कि कोशिश करते थे, लेकिन अब देखें ना, सब लोग बिखर गए, कोई किसी शहर में है, कोई किसी शहर में है। अब इकट्ठे हों या इनको कोई टारगेट मिले, लेकिन अब जब से ये सीसीडी ने एक्ट शुरू किया पुलिस एनकाउंटर्स का, उसके बाद सीसीडी वाले अफसरान जो हैं वो बहुत मोहतात हैं। उनकी अपनी ज़िंदगियों को भी खतरा है। ठीक है, उन्होंने अपनी नक्लो हरकत बड़ी महदूद करके रखी हुई है। वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड अपना कार्रवाइयाँ करते हैं और उसके बाद वो अपने ऑफ़िसेज़ में, अपने घरों में या महफ़ूज़ जगहों पर वो रहते हैं। इस तरह से खुलेआम उनकी नक़्लो हरकत जो है वो नहीं रहती। इसी तरह तमाम अफ़सरान कर रहे हैं, पूरे पंजाब के सीसीडी के जो अफ़सरान हैं, वो अपना टारगेटेड ऑपरेशन करते हैं क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ और उसके बाद अपनी पनाहगाहों में वापस आकर बैठ जाते हैं। अपनी सिक्योरिटी दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि उन्होंने इंतहाई सख्त रखी हुई है, जिसकी वजह से ये कहीं भी कामयाब नहीं हो सके। प्लान तो ये कर रहे थे, लेकिन सीसीडी के अफसरान को ये पता था कि ये गैंग अगर दोबारा मुतहर्रिक हो गया तो ये दोबारा एक मतलब कि बहुत ही ख़तरनाक तरीके से उभर कर सामने आएगा। ये पुलिस अफसरान का भी नुकसान करेगा और लोगों का भी नुकसान करेगा। इस दौरान इस गैंग के जो अरकान थे, उन्होंने अपनी वारदातें गुज़र-औक़ात के लिए वारदातें भी किया करते थे ये इस दौरान। ये मतलब कि जब से सीसीडी को 8-9 माह तो हो गए हैं इसको फॉलो हुए, 10 माह। तो इस दौरान ये भागे भी रहे हैं और अपनी सर्वाइवल के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ छोटे-मोटे हाथ भी मारते रहे हैं ये। अब एक हसनैन शाह इनका भाई था मफरूर, और जो बाकी साथी थे, पुलिस मुसलसल उनके ताक़ुब में थी। जो लोग उनके दुखी थे इनसे, जिन लोगों पर इन्होंने ज़ुल्म किए हुए थे, इनके प्लस गाँव के लोग या प्लस इनके वो जानने वाले जिनको पुलिस को पता था कि ये उनसे राब्ते में होंगे,
राब्ता करेंगे या राब्ते में हैं। तो वो पुलिस वालों ने उनको भी अपने हाथ में लिया हुआ था और जैसे ही पुलिस को कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती थी, पुलिस फौरी तौर पर एक्ट करती थी और एक्ट करके वहाँ पर रेड करके। अब ये इसको ले लेना आप, छोटा पठान, ये लाहौर का एक इलाका है, अपना आउटफॉल रोड इस्लामपुरे का गालबन इलाका है। वहाँ पर इसको पुलिस को सीसीडी को इत्तला मिलती है कि वहाँ पर छोटा पठान जो है वो मौजूद है। पुलिस वहाँ पर रेड करती है तो वहाँ पर एक कोई घर रेंट पे लेकर ये रह रहा होता है। रेड करती है तो ये आगे से फायरिंग कर देता है। पुलिस जवाबी फायरिंग करती है और इतना मतलब कि शार्प था कि इसने क्या किया, उस मुकाबले के दौरान फौरी तौर पर एक अपना ऑडियो पैगाम, वीडियो पैगाम, क्लिप बनाया है और क्लिप बना के वो सोशल मीडिया पे उसने उसी दौरान लोड भी कर दिया, अपलोड कर दिया कि मेरी जान को खतरा है, पुलिस ने यहाँ पर रेड किया है, मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूँ, पुलिस मुझे मारना चाहती है। उसके साथ उसकी बीवी भी मौजूद थी उस घर में। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आती है तो क्या बचत हो जाती है या पुलिस मुकाबला होता है? नहीं जी, पुलिस मुकाबले में ये मार देती है पुलिस को, ये बचती नहीं है, उसको मार देती है और उसकी बीवी को जो थी वो पुलिस अपने साथ ले जाती है वहाँ। अब साथ ले जाने का मतलब ये था उसकी बीवी से एक तो उसके बाकी साथियों के मुतल्लिक पूछे कि किस-किस से राब्ते में था, यहाँ कौन-कौन आता था, या तुम इसके साथ कहाँ जाती थी, ये किन साथियों को मिलने जाता था, उनका कोई ठिकाना बताओ। इस हवाले से पुलिस की बीवी ने छोटे पठान की पुलिस को खासी इन्फॉर्मेशन भी दी है। एक बड़ा पठान था, उसके मुतल्लिक पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस वो उसको भी अपना गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद फिर पता लगता है उसका भी एनकाउंटर हो गया। ये छोटा पठान, बड़ा पठान, ये इंतहाई डेस्परेट थे, इंतहाई खतरनाक किस्म के लोग थे ये। देखिए ना कितना शार्प था कि पुलिस मुकाबला कर भी रहा है, फायरिंग भी कर रहा है पुलिस वालों पर, और मीनवाइल उसने क्या किया कि सोशल मीडिया पर कि जी पुलिस को एक गंदा किया सीसीडी को कि मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूँ, मुझे पुलिस मारना चाह रही है। तो ये मतलब कि किस-किस किस्म का शातिर ज़हन है, किस किस्म के एक्ट इन्होंने किए हैं। इसको बड़े पठान के मुतल्लिक पता लगता है, बड़े पठान को उसको भी पुलिस रेड करती है, रेड करके जो है फिर उसका भी एनकाउंटर हो जाता है। इनका एक भाई रह गया था हसनैन शाह, वो अकेला था। अच्छा, पुलिस को ये था कि ये हसनैन शाह जो रह गया है ये दोबारा से अब कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर दोबारा जो है एक गैंग बनाना चाह रहा है और गैंग बनाकर इसने पुलिस वालों को अटैक करना है, उनको टारगेट करना है। इसका ये, क्योंकि अब उसके 5 भाई तो मारे गए। घर के जो बाकी ख़वातीन थी, कुछ को कहते हैं कि पुलिस ने शायद गिरफ्तार भी किया था या वो वहाँ से अपना नकल मकानी करके छुप-छुपा कर अपनी रह रहे थे वहाँ पर कि पुलिस हमें ना गिरफ्तार कर दे। बाकी इनकी बीवियाँ जो थी, बच्चे जो थे इनके, तो हसनैन शाह के मुतल्लिक पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार तो उसको किसी और जगह से किया था, लेकिन अभी चंद रोज़ पहले की बात है कि फैसलाबाद में उसका एनकाउंटर जो है वो हुआ और वो हसनैन शाह जो था वो भी इस मारा गया। अब ये 6 भाई जो थे, 6 के 6 भाई जो है, ये अब सफ़ा हस्ती से इनका नाम मिट चुका है और इनके कोई मेरा ख़्याल अब तक अली, अगर मैं आपको बताऊँ ना, कि शायद 24 या 25 इस गैंग के अरकान जो है ना, वो मुख्तलिफ शहरों में पुलिस जो है वो एनकाउंटर्स में मार चुकी हुई है। आज के दिन पे कोई बाकियात बाकी हैं इनकी? इनके मैंने आपको बताया अभी, एक वो नज़ाकत शाह उर्फ धक्कड़ शाह है और एक अपना मुस्तफ़ा उर्फ धक्कड़ शाह और एक नज़ाकत शाह जो है, ये और कोई 1-2 लोग और हैं, वो अभी तक मफ़रूर हैं, वो पुलिस के काबू नहीं आ सके। लेकिन जो मेन असल जिनसे खतरा था ना, खतरा तो इन लोगों से भी है, लेकिन ये लोग जो है ना, अब जब इनको समझ लग गई है ना कि अब पीछे रह कुछ नहीं गया, क्योंकि सारे तो ख़त्म हो गए, सब तो मारे गए हैं। तो ये अब जो मेरी इत्तला है शायद कि ये किसी दूसरे सूबे में चले गए हैं, वहाँ अपनी शनाख्त छुपाकर नाम बदल कर रह रहे हैं, या अगर पंजाब में भी ये मौजूद हैं, तो ये मंज़र आम पर नहीं है। लेकिन पुलिस ने इनको सर्विलेंस पे डाला हुआ है, पुलिस इनके ताक़ुब में है और पुलिस ने लोगों को पीछे लगाया हुआ है। जहाँ कहीं भी इनको इत्तला मिलेगी, पुलिस इनको स्पेयर नहीं करेगी और फौरी तौर पर कार्रवाई करके इनका अंजाम भी वही होगा, जो इनके बाकी गैंग के लोगों का हुआ है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। पहले 2018 से पुलिस वाले जो हैं इनके पीछे लगे हुए थे। सिर्फ एक बंदा वकास शाह, उसका पुलिस मुकाबला होता है। लेकिन सीसीडी आने के बाद ये जो 24 क्रिमिनल्स थे ये मारे जाते हैं। तो सीसीडी के अंदर जो पुलिस वाले आए हैं वो भी तो पंजाब पुलिस से निकल के आए हैं। सीसीडी ने ऐसी क्या स्ट्रेटजी यूज़ की कि ये जो क्रिमिनल जो हैं, इस टाइम पे 1100 से ज़ायद क्रिमिनल्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं? देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ना जो सीसीडी महकमा बनाया है ना, उनको एक तो
तमाम तर कामों से मुबर्रा कर दिया उन्होंने, उनके ज़िम्मे कोई काम नहीं है। माँ सिवाय एक काम के उनको पहला टारगेट जो दिया गया था वो ये था कि पंजाब में क्राइम की शरह को किस तरह से नीचे लेके आना है, और उसके लिए वर्किंग ऑलरेडी पहले हो चुकी हुई थी। जितने जुराइम पेशा लोग थे उनको कैटेगरी में शिफ्ट किया गया, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। अब उन्होंने जो हार्डन क्रिमिनल थे, जो इंतहाई खतरनाक थे, उनको ए कैटेगरी में शामिल किया, उनकी लिस्ट बनाई गई। उस लिस्ट के मुताबिक कोई 500-600 लोग मेरा ख्याल थे उस लिस्ट में, जो कुछ जेलों में भी थे, कुछ मफरूर थे, कुछ एक्टिव थे। अब इनका सिर्फ काम ये था कि इन लोगों को किस तरह से ख़त्म करना है। अब इन लोगों के मुतल्लक काम करना सीसीडी का काम था, उनको टारगेट था। अब इसके लिए इनको वसाइल सीसीडी को बहुत दिए गए, इख्तियारात इनको बहुत दिए गए थे। इनको बिल्कुल क्लियरली कहा गया था कि ये जुराइम पेशा अफराद है, इनका खात्मा करना है, इसके लिए आपको कोई नहीं पूछेगा, ये वसाइल आपके सामने, आपको जो चाहिए महकमे से, हुकूमत से जिस किस्म की इमदाद चाहिए वो आपके सवाबदीद पे है, आपको जब जहाँ चाहिए आपको अवेलेबल होगी। उसके लिए सुहेल ज़फ़र चट्ठा लामहदूद इख्तियारात के मालिक हैं। देखें, वो माँ सिवाय आईजी पंजाब के, लेकिन ये भी सिर्फ गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के मिसदाक है कि आईजी पंजाब को जवाब दें, या आईजी पंजाब पूछ सकते हैं उनसे। लेकिन उस तरह से, जिस तरह से एक आईजी अपने मतहत को पूछ सकता है ना, वो आईजी पंजाब उस तरह से भी इनको नहीं पूछ सकते। मैं आपको बताऊं कि सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जो है ना, वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मालिक तो ज़रूर हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी के ज़्यादा मालिक हैं वो कैसे? बस अब उनको इख्तियारात इस कदर मिले हुए हैं ना, वो मतलब कि डायरेक्ट सीएम के साथ, मतलब कि उनको सीएम ने अपॉइंट किया है, सीएम ने उनको टारगेट दिए हुए हैं, वो टारगेट वो अचीव कर रहे हैं। अब पहला टारगेट उनका जुराइम पेशा अफराद को था। अब देख लेना किस तरह से डे बाई डे 5 आज इधर मार दिए, 4 उधर मार दिए, 2 इधर मार दिए, कि मतलब चंद माह के दौरान ही को 800-900 अफराद जो थे वो सीसीडी ने मार दिए, और ये सारे जुराइम पेशा थे। एक चीज़ सुनने में आती है, वी लोग भी हुआ, एक सहाफ़ी हैं वो बात भी करते हैं कि कोई सीसीडी के अफसर हैं, वो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनते हैं, जाते हैं, पुलिस मुकाबला होता है और आकर सो जाते हैं नहा धोकर। ये सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब के मुतल्लिक ही अपना हमारे एक कुलीग ही हैं, जियो के रिपोर्टर हैं मियां आबिद साहब। उन्होंने एक किसी अपना सोशल मीडिया पे ये एक इंटरव्यू दिया था। ये मियां आबिद साहब ने कहा था कि जी वो सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जो हैं वो कहते हैं कि पुलिस मुकाबले पर जाने से पहले मैं नहा धोकर खुशबू लगाता हूँ, नए कपड़े पहनता हूँ, और फिर मुकाबले के बाद जब मैं वापस आता हूँ तो फिर मैं आके नहाता हूँ, नहा के फिर मैं फिर कपड़े चेंज करता हूँ और फिर मैं आराम से सो जाता हूँ। ये मियां आबिद साहब ने मैंने उनका इंटरव्यू सुना है सोशल मीडिया पर, इस हवाले से वो कहते हैं। लेकिन मैंने लेकिन पुलिस वालों से पूछा, वो कहते हैं ये झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें भाई, मैं तो इस चीज़ का गवाह नहीं हूँ, ना मेरे सामने, ना मैंने मियां आबिद साहब से अपना उनका बताया कि मैंने जो सुना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बल्कि कुछ ऑफिसर तो कहते हैं कि सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जो है वो तो मतलब कि इस तरह से हैं कि वो तो शॉर्ट्स पहन के भी कहीं भी चले जाते हैं और वहाँ पर बैठ के मीटिंग भी चेयर करते हैं, अपने जो अपना उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठ के वो मीटिंग भी करते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। और कहीं भी किसी भी सेंटर में जाना हो या अपने ऑफिस में भी बैठे हो तो वो आम रूटीन में भी अगर कभी आए ना, तो वो ऐसे ही कैजुअल कपड़े उन्होंने पहने होते हैं। समटाइम तो वो शॉर्ट्स पहन के जो है वो वहाँ पर ऑफिस भी चले जाते हैं। तो उनके मुतल्लिक तो इस किस्म की बातें जो हैं वो सुनने में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने इस करियर में बहुत से अपना अदवार आए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स को मैंने देखा है, लेकिन इतने ताकतवर तरीन ऑफिसर, इतने इख्तियारात के मालिक मैंने सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब हैं, मैंने इससे पहले किसी और अफसर को मैंने नहीं देखा। अभी तो हम बात कर रहे हैं ना कि गुलफाम शाह गैंग को किस तरह से पंजाब के अंदर सीसीडी ने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन जो बैरून मुल्क के अंदर क्रिमिनल्स हैं, जो पंजाब से, पाकिस्तान से वहाँ पर गए हुए हैं, तीफ़ी बट उनको तो लेकर आ गए, लेकिन रिसेंटली भी एक कार्रवाई हुई है। इमरान पिस्तौल नामी कोई क्रिमिनल है, उसको गिरफ़्तार किया मलेशिया के अंदर। वो क्या कहानी है? इमरान पिस्तौल भट्ट साहब एक इंतहाई ख़तरनाक शूटर है। यहाँ पर कोई बीसियों कत्ल जो है वो उसके ज़िम्मे हैं, और यहाँ से वो फ़रार होके चला जाता है मलेशिया। कितने साल पहले? ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कोई मेरे ख़्याल कुछ साल, साल डेढ़ साल पहले की बात है, ये मलेशिया चला जाता है।
अब पुलिस जो थी वो उसके ताक़ुब में थी, पुलिस उसको तलाश कर रही थी। सीसीडी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये इमरान पिस्तौल जो है ना, ये पाकिस्तान से फ़रार होकर मलेशिया चला गया है। और मलेशिया जब ये जाता है तो ये किसी सिख का पासपोर्ट बनाता है, गालिबन रजविंदर सिंह नाम का कोई पासपोर्ट एक बनाता है और ये। पाकिस्तानी पासपोर्ट था? नहीं, वो पासपोर्ट इंडियन एड्रेस पे पासपोर्ट था उसका, उस पर वो चला जाता है मलेशिया। अब यहाँ से जब इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है और पैट इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है कि इस नाम से वहाँ पर रह रहा है और वहाँ पर ये काम कर रहा है। अब ये वहाँ पर जब पुलिस राब्ता करती है अपना इंटरपोल के ज़रिए कह लें या अपने लॉयर के ज़रिए राब्ता करते हैं, तो वहाँ पर इमरान पिस्तौल के मुतल्लिक शवाहिद जो हैं मलेशियन गवर्नमेंट को देते हैं वो, कि ये क्रिमिनल है, हमें मतलूब है, ये केसेस हैं इस पे। तो वो वहाँ पर पहले तो इनकार ही कर देता है। देखिए, अगर आप उसकी तस्वीरें देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो उसकी तस्वीरें मौजूद थी और प्लस अब जो उसने वहाँ गेटअप बनाया हुआ था, वो एंटायरली चेंज है, वो बिल्कुल शनाख्ती नहीं होता उसमें। वो बिल्कुल उसने वाक़ई सिखों वाला गेटअप बनाया हुआ था वहाँ पर। तो वो सिख बन के वहाँ पर रह रहा था। उसने इनकार कर दिया कि मैं तो पाकिस्तानी हूँ ही नहीं, मैं तो सिख हूँ, मेरा ताल्लुक इंडिया से है, ये फलाँ एड्रेस लिखा हुआ है इंडिया पे। अच्छा, ये सारा कुछ होता है तो फिर वहाँ पर इसको डिपोर्ट ना कर दिया जाए, इस खदशे के बायस ये जब वहाँ पर पुलिस से हुकूमती सतह पर जब इंक्वायरी शुरू होती है, ऐसे पूछ-गूछ करती है, तो मीनवाइल ये अपना पासपोर्ट जो था वो सिख का, वो भी फाड़-फूड़ के फेंक देता है वहाँ से। कि भई अब ना पासपोर्ट होगा और मेरी कार्रवाई जो है वो अदालत में चलेगी, कोर्ट में केस चलेगा, तो ये वहाँ पर एक एक्ट वो भी करता है वहाँ पर। अच्छा, मुसलसल इनकारी है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। ख़ैर, इसको वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है, वहाँ पर जेल में रखा जाता है, केस चलता है। फिर वो इंडिया से भी तस्दीक करते हैं उस एड्रेस पे, कहते हैं कि उस एड्रेस पर जाकर पता किया उन्होंने, मलेशियन गवर्नमेंट ने चेक करवाया तो उनका जी कि इंडिया ने इनकार कर दिया कि ये हमारा शहरी नहीं है, ना हमारा पासपोर्ट है। तो वो वहाँ पर फिर एक डिक्लेयर हो गया कि ये पाकिस्तानी ही है और एक जाली पासपोर्ट पर आया है। अब मलेशियन गवर्नमेंट जो थी वो परेशान थी कि ये किस तरह से सिख का पासपोर्ट इसने बना लिया और किस तरह से आ गया। अगर ये आ गया तो ला मोहल्ला और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये उनके लिए परेशानी वाली बात थी। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊँ कि ये जब मलेशिया चला गया ना, तो इसने मलेशिया जाकर यहाँ पर जो सीसीडी के एक डीएसपी हैं मोहम्मद अली भट्ट, एक शकील भट्ट सब इंस्पेक्टर है, वो जो ट्रकों वाला ख़ानदान के साथ बड़ी कुर्बत है जिसकी, प्लस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर जो साबका पुलिस इंस्पेक्टर है। इनके कत्ल की सिपाही यहाँ पर अपने जो इसके साथी शूटर्स थे, उनके साथ डील करता है, उनको पैसे देता है कि इन 3 लोगों को तुमने कत्ल करना है। और ये उसके लिए इमरान पिस्तौल खुद चाहता था कि ये 3 मारे जाएँ? जी, जी, वो क्योंकि ये लोग अब इमरान पिस्तौल के पीछे थे ना, कुछ लोगों को, इमरान पिस्तौल के साथियों को इन्होंने पकड़ा भी, मारा भी। फैमिली भी इनकी जो इसकी जो थी, लोग जो थे वो भी परेशान रहे पुलिस के। अब ज़ाहिर-सी बात है, इतना हार्ड क्रिमिनल हो, खतरनाक हो और उसकी गिरफ्तारी के लिए तो ज़ाहिर-सी बात आस-पास के उसके इर्द-गिर्द के जितने लोग होंगे, वो सब परेशानी में आएँगे। लेकिन आबिद बॉक्सर वो तो 25 साल हो गए हैं, महकमे से रिटायर हो चुके हुए हैं, निकल चुके हैं। महकमे से तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद आबिद बॉक्सर के साथ जो कुछ हुआ, वो सब मेरा ख्याल नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि उसके बाद भी जो जो कुछ मामला चलते रहे, घर पर अटैक हो गया, गिरफ्तार करके ले गए। अब दुश्मनियाँ तो लोगों के साथ हैं। मैंने कहा ना कि दुश्मनियाँ लोगों के साथ हैं। अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो डीएसपी अब रिटायर होने हैं आइंदा आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में, उनके साथ रिटायरमेंट के बाद क्या सलूक होगा, महकमा क्या सलूक करेगा? महकमा उनसे सिक्योरिटी ले लेगा या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? तो ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि अब वो महकमे में तो नहीं है, लेकिन उसकी दुश्मनियाँ तो बरकरार हैं। तो उसने, इमरान पिस्तौल ने जो शूटर्स को पैसे दिए थे, वो इन 3 लोगों को मारने के लिए दिए थे। अब ये बात खुलती कैसे है कि मोहम्मद अली भट्ट को इत्तला मिल जाती है किसी मुखबर के ज़रिए। अब ज़ाहिर-सी बात है, एक पुलिस अफ़सर जो होता है ना, उसके जुराइम पेशा लोगों के साथ भी ताल्लुकात होते हैं। और अच्छा और कामयाब पुलिस अफ़सर वही होता है जिसके जुराइम पेशा लोगों में मुखबर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो उनके अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेके आए। बेहतरीन पुलिस अफ़सर वही है। और इसको मोहम्मद अली भट्ट को अपना इत्तला मिलती है कि इस तरह से अपना कुछ शूटर्स हैं और उनको पैसे दिए गए हैं, तो ये कुछ उन्हीं मुखबिर्स के ज़रिए रेड-शेड करके उन शूटर्स को, 2 शूटर्स, एक कोई गालिबन वहाब था और एक उसका साथी था, उनको गिरफ्तार भी कर लेते हैं।
फिर उसके बाद उस टाइम के एक बिलाल उमर गालिबन थे एसपी, वो इस हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और सारी बयान करते हैं कि ये इन्होंने किस ज़रिए से किससे पैसे लिए और किस-किस को मारना था उन्होंने। फिर उनका उन दोनों शूटर्स का पुलिस एनकाउंटर भी हो जाता है, वो उसमें मारे भी जाते हैं। तो अब हुआ ये, इमरान पिस्तौल की हम बात कर रहे थे कि इमरान पिस्तौल का जो अब स्टेटस है ना वहाँ पर, वो ये है कि इमरान पिस्तौल के आका कह लें या उसके हैंडलर कह लें या जो उसको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इमरान पिस्तौल को मलेशिया में ही रखा जाए, उसको वहाँ पर कोई 2, 4, 5 साल की सज़ा हो जाए और वो वहीं पर जेल में रहे। अब मोहम्मद अली भट्ट या महकमा सीसीडी की जानिब से किया ये गया है कि उन्होंने वहाँ पर कानूनी मुआवनत हासिल की है, वहाँ पर लॉयर जो है वो हायर किया है, उसको वहाँ पर अदालत में खड़ा किया है। उनकी कोशिश ये है, जो हमारा सीसीडी डिपार्टमेंट है, कि इमरान पिस्तौल को वहाँ पर सज़ा ना हो। उनकी कोशिश ये है कि मलेशियन गवर्नमेंट इसको डिपोर्ट करके पाकिस्तान वापस और भिजवा यहाँ दे। पर साथी आ जाएं। यहाँ पर तो मेरे ख़्याल से एयरपोर्ट से जब उसको लेके आएँगे, जिस तरह से तीफ़ी भट्ट का मामला हुआ है, इमरान पिस्तौल का भी मामला वही डिसाइड किया हुआ है या उसके साथ होगा वही, कि अभी वो एयरपोर्ट से निकलेगा तो कहीं न कहीं किसी रास्ते में उसको साथी छुड़वाने आ जाएँगे। ये इमरान पिस्तौल के मुतल्लिक़ डिसाइड कर लिया गया हुआ है और उसके साथ होना भी यही है। क्योंकि मैं 1-2 दोस्तों से बात हुई थी, तो वो उनका कहना यही था कि इमरान पिस्तौल का जो है ना, वो अंजाम जो है वो यही है कि उसको जब रिपोर्ट होता है तो उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि मलेशिया में उसको सज़ा ना हो, वो जेल ना जाए, क्योंकि अगर वहाँ पर सज़ा होगी तो उसको वहाँ पर सज़ा पूरी काटनी पड़ेगी। इमरान पिस्तौल के जो हैंडलर्स हैं, उनकी कोशिश ये है कि उसको वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा करवाई जाए। इनकी कोशिश ये है कि उसको सज़ा ना हो, वहाँ से उसको डिपोर्ट करवाया जाए, वो वापस आ जाए और वापस आके फिर वो उसका भी अंजाम जो है वो बाकी शूटर्स की तरह हो। लेकिन अगर पाकिस्तान आकर इस तरह का कोई वाक़या होता है जिस तरह से तीफ़ी भट्ट के साथ हुआ, तो मुश्किल नहीं हो जाएगी कि मलेशियन गवर्नमेंट जो है वो पूछेगी नहीं? बट साहब, मैं आपको तीफ़ी बट की आपने बात की, तो मैं चलें आपके साथ कुछ शेयर कर लेता हूँ कि तीफ़ी बट के हवाले से ना जो मेरी को इत्तला है ना, उसके मुताबिक इंटरपोल ने जो दुबई गवर्नमेंट है ना, उनसे एहतजाज भी किया है या उनसे इस केस के हवाले से तीफ़ी बट की पाकिस्तान वापसी, उसको डिपोर्ट क्यों किया गया, रूल एंड रेगुलेशंस को क्यों नहीं फॉलो किया गया, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस क्यों नहीं किया, जेल से निकाल के उसको क्यों अपना ऑफिसर्स के हवाले किया जिन्होंने रिपोर्ट कर दिया, ये सारी डिटेल दुबई गवर्नमेंट से इंटरपोल के हाई अप्स ने जो है वो मांगी है और वो उनको फराहम भी की गई है और ये भी वहाँ पर क्लियर हुआ है कि तीफी बट की पाकिस्तान हवालगी या पाकिस्तान वापसी जो उसको डिपोर्ट किया गया वो गैर कानूनी थी। ये सारी चीज़ें एक इंक्वायरी वहाँ पर इंटरपोल की जानिब से की गई है या करवाई जा रही है। तो इस हवाले से यूएई गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पर भी जो मुझे पता लगा है कि उन्होंने कुछ सख्त अल्फाज में कहा भी है कि ये आप लोगों ने क्या किया है। एक बंदा आपको वहाँ से दिया है, आउट ऑफ द वे दे दिएगा, तो आपने उसको कोर्ट में प्रोड्यूस क्यों नहीं किया, रास्ते में उसका इनकाउंटर हो गया। अब यहाँ से क्या जवाब गया है, उन्होंने क्यों डॉक्यूमेंटेशन दी है, इस हवाले से मुझे नहीं पता, लेकिन तीफी बट के हवाले से ये मामला इंटरपोल लेवल पर चल रहे हैं। और जो मेरी इतला ये है वो ये है कि शायद इस हवाले से तीफी बट के केस के हवाले से इंटरपोल जो है वो आइंदा मुस्तकबिल में कोई रूल एंड रेगुलेशन जो है वो फिक्स कर दे या कुछ ऐसा तरीकाकार वज़ा करे कि जिसके मुताबिक जो इश्तिहारी जो क्रिमिनल्स बाहर से लाए जाएंगे वो किस हद तक यहाँ पर सिक्योर होंगे, उनके साथ कोई मावराए अदालत मामला यहाँ पर ना हो। इस हवाले से कोई ना कोई तरीकाकार जो है वो मुस्तकबिल में शायद वज़ा हो जाए ये तीफी बट वाले वाक़े के बाद, क्योंकि इस वाक़े की वजह से बहुत बदनामी भी हुई है। इंटरनेशनल लेवल पे यूएई गवर्नमेंट ने भी एहतजाज किया है कि ये क्या मामला है कि एक बंदा जिसको कोर्ट में भी प्रोड्यूस नहीं वहाँ पर किया गया और इसको पाकिस्तान भेजा है, वहाँ पर जाते साथ ही उसका इनकाउंटर कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो इसमें वो उन्होंने प्ली उठाई है ना कि एक बीमार शख्स था
और एजेड शख्स था, नियर 70 के करीब उसकी एज थी। बीमार बंदे को पुलिस एनकाउंटर के मारने की क्या मजबूरी आप लोगों को पेश आई? तो बहुत से सवालात इस हवाले से जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। अब मुस्तकबिल में जो इस किस्म के शूटर्स इश्तिहारी जो हैं, उसके हवाले से उनको जिनको वापस लाया जाएगा, जब तक कोई उधर से फैसला नहीं आ जाता, कोई तरीक़ाकार वज़ा नहीं कर देते, तब तक तो ये ख़तरे में ही है। जो जिस जिस तरह से आएगा, वो काफ़िर किरदार तक पहुँचता जाएगा। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने आपको गुलफाम शाह गैंग की हिस्ट्री बताई। हमने आपको बताया कि गुलफाम शाह गैंग ने क्या-क्या पंजाब में कार्रवाइयाँ की और ये कैसे सीसीडी के रडार पे आया। अगले पॉडकास्ट में आप अगर किसी गैंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ ताकि अगला पॉडकास्ट हम उस पर करें।